केमिकल काइनेटिक्स के फर्स्ट पार्ट में आपने रेट ऑफ रिएक्शन और उसकी अलग अलग वैरायटी की स्टडी करी हुई है। तो रेट ऑफ रिएक्शन में हमने आपको रेट सिखाया हुआ है, एवरेज रेट, इंस्टेंटेनियस रेट, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट, ग्राफ सीखे हुए हैं, उसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स देखे हुए हैं। सेकंड पार्ट में आपने मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन सीखा हुआ है और मैक्सिमम वैरायटी जो किसी भी कॉम्पिटिटिव, इंजीनियरिंग कॉम्पिटिटिव या मेडिकल कॉम्पिटिटिव में पूछी जाती है वो मैं आपको बता चुका हूँ। अब थर्ड पार्ट स्टडी हमें करना है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा पार्ट है, पार्ट 3, और इसके अंदर आपको मेनली सीखना आर्हेनियस इक्वेशन। क्या बताएगा आर्हेनियस? थोड़ी देर बाद आपको आर्हेनियस बताएगा इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, टेम्परेचर का रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है, इसकी स्टडी हम लोग करने जा रहे हैं। यहाँ पे ध्यान रखना है, कुछ ग्राफ जो आपने ऑलरेडी सीखे हुए हैं 11th क्लास के अंदर, यदि नहीं सीखे हुए हैं तो अभी हम उन ग्राफ की प्रैक्टिस करते हैं। जैसे फर्स्ट मैं यहाँ बना रहा हूँ, इस एक्सेस पर आप एनर्जी या हीट ले लीजिए और यहाँ पर आप ले लीजिए प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। ठीक, तो प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन और एनर्जी के बीच में हम एक ग्राफ बनाते हैं, तो हमें कुछ इस टाइप का एक ग्राफ मिला करता है, ऐसा ये ग्राफ आपको मिल रहा है मान लीजिए। ठीक, अब ये ग्राफ यदि मिल रहा है, इसी से मिलता जुलता एक और ग्राफ में बनाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए यहाँ पर मैंने फिर से एनर्जी ली हुई है और साथ में प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन ली हुई है। ठीक, और वापस से मैं ग्राफ बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो ये ऐसा ग्राफ आया हुआ है। अब ये दो ग्राफ किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वैसे तो हम जानते हैं, लेकिन एक और बार यदि हम प्रैक्टिस करके देखें, ठीक, तो बहुत सारे कंसेप्ट यहाँ पर आपके क्लियर होंगे। देखिएगा, यहाँ पर होता है हमेशा रिएक्टेंट। क्या लिखा हुआ है मैंने? रिएक्टेंट लिखा हुआ है। और यहाँ होता है, थोड़ा सा और ऊपर कर लेता हूँ इसको, चलिए मान लीजिए ऐसा कर लेता हूँ, यहाँ होता है प्रोडक्ट। ठीक, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। अब रिएक्टेंट ने रिएक्ट करना चालू करा, उनकी एनर्जी इंक्रीज़ होती चली गई, एनर्जी इंक्रीज़ होते होते कहाँ पर पहुँच गई है? मैक्सिमा पर पहुँच गई है। और फिर तेज़ी से उनकी एनर्जी क्या हुई? डिक्रीज़ हुई, और वो किस में कन्वर्ट हो गए हैं? प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गए। यहाँ पर भी यही हुआ है, रिएक्टेंट पहले एनर्जी इंक्रीज़ होती चली गई, मैक्सिमम पर पहुँचे, और फिर वो किस में कन्वर्ट हो गए हैं? प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गए। यदि इस ग्राफ को मैं ध्यान से देखूँ तो ये जो गैप है यहाँ से लेकर यहाँ तक का, इट इज़ एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट और एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। तो मैं इसे HR से रिप्रेजेंट करूँगा। ठीक है ना, एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट या एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट है, तो मैं इसे किससे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ? HR से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ठीक, और ये हो गया HR, है ना। और यदि मैं यहाँ पर बात करता हूँ, ये HP से रिप्रेजेंट करा जाएगा, बिकॉज इट इज़ एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट। क्लियर? सेम फॉर दिस वन, यहाँ से लेके यहाँ तक ये एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट या एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट हो गया, और ये क्या हो गया यहाँ पर? एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट हो गया। क्लियर है? मैं मैथमेटिकली देखूँ तो एक फार्मूला मुझे मालूम है, डेल H इज इक्वल टू वॉट? HP माइनस HR होता है, HP माइनस HR। यहाँ पर यदि मैं ध्यान से देखूँ तो HP इज़ लेस देन HR, और यदि HP इज़ लेस देन HR है तो आपका डेल H कैसा आने वाला है? यहाँ पर जल्दी से बोल दीजिए, नेगेटिव आने वाला है। आएगा, HP इज़ लेस देन HR है तो डेल H कैसा आ जाएगा आपका? नेगेटिव। पर इस तरफ यदि मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर भी सेम एप्लीकेशन लगाई, डेल H इज़ इक्वल टू HP माइनस HR, और HP माइनस HR यदि मैं लगाता हूँ तो अब मैं देख रहा हूँ कि HP इज़ ग्रेटर देन HR, और यदि HP इज़ ग्रेटर देन HR है तो डेल H कैसा आने वाला है? पॉजिटिव आने वाला है।
11th क्लास थर्मोडायनामिक्स हमने पढ़ा हुआ है, और एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता था, चीख चीख के उसे बोला करते थे कि इफ़ डेल एच इज़ नेगेटिव, यदि डेल एच नेगेटिव है, एंथैल्पी चेंज नेगेटिव है, इट रिप्रेजेंट एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये किसको बताता है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन को बताता है। और डेल एच यदि पॉजिटिव है तो ये शो करता है एंडोथर्मिक रिएक्शन को। ठीक है ना, तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है यहाँ आपके सामने, और ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है। क्लियर? इसको ग्राफ से भी हम डायरेक्ट सीख सकते थे, और आगे से आज के बाद कभी भी इस प्रकार का ग्राफ आपको नज़र आए तो आपको तुरंत समझ में आ जाना चाहिए कि ये एक्सोथर्मिक का है। कैसे? सोच के देखो, इतनी सारी हीट थी रिएक्टेंट के पास, रिएक्टेंट के पास इतनी सारी हीट थी, लेकिन जब वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ तो इतनी सी बची। ठीक, और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हम जानते हैं कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय। तो जितनी रिएक्टेंट के पास है उतनी ही प्रोडक्ट के पास होनी चाहिए थी, लेकिन मुझे साफ नज़र आ रहा है कि रिएक्टेंट के पास तो ज़्यादा है और प्रोडक्ट के पास उसके कंपेयर में कैसी है? कम। तो बाकी की हीट कहाँ गई? बाकी की एनर्जी कहाँ गई? तो बाकी की हीट जो है वो एटमॉस्फेयर में रिलीज़ हो गई। और यदि एटमॉस्फेयर में हीट रिलीज़ हो रही है, यदि एटमॉस्फेयर में हीट रिलीज़ हो रही है, मतलब ये क्या होता है? एक्सोथर्मिक होता है। ठीक, इसको सोच सकते हैं कि बताएं, रिएक्टेंट की एनर्जी इतनी है और जब वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ तो एनर्जी इतनी हो गई, इंक्रीज़ हो गई। ऐसे कैसे इंक्रीज़ हो गई? अरे भाई, ज़रूर आसपास से उसने क्या करा होगा? ढेर सारी हीट को एब्जॉर्ब किया होगा, और यदि आसपास से ढेर सारी हीट को वो एब्जॉर्ब करता है तो कैसा हो जाएगा? एंडोथर्मिक हो जाएगा। ठीक, तो ये ग्राफ एंडोथर्मिक का हो गया, और ये जो ग्राफ आपके सामने बना हुआ है ये किसका ग्राफ है? एक्सोथर्मिक का। क्लियर है बात? अब सॉरी, सुनिए ध्यान से। नेक्स्ट जो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन यहाँ आना है वो आपके लिए बड़ा ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए उसे आपको ध्यान से देखना चाहिए। देखिए, हम वापस से एक ग्राफ बनाने जा रहे हैं सेम टू सेम, लेकिन अब इसमें मैं बहुत सारी इंफॉर्मेशंस लिखने वाला हूँ, इसलिए बिल्कुल बोर्ड पे आपको कंसंट्रेट रहना चाहिए। ठीक, यहाँ से चालू हुए हैं रिएक्टेंट के साथ हम, इन्होंने अपनी एनर्जी इंक्रीज़ करते चले गए, मैक्सिमा पर पहुँचे, और फिर वो किस में कन्वर्ट हो गए हैं? प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गए। ठीक है, तो यहाँ पर रिएक्टेंट हैं आपके पास, यहाँ काय में कन्वर्ट हो गए हैं? वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गए। क्लियर? इस गैप को आपने कहा हुआ है एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, और इस गैप को आपने कहा हुआ है एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट। क्लियर? बहुत सारी छोटी छोटी टर्मिनोलॉजी मैं यहाँ पर बोलूँगा, आपको साथ साथ नोट करना है सभी बातों को। ठीक है ना? तो देखिए, पहली बात जो निकल करके सामने आ रही है इसमें कि रिएक्टेंट की एनर्जी इंक्रीज़ होती चली जा रही है। रिएक्टेंट अपनी एनर्जी को इंक्रीज़ करते चले जाते हैं और पहुंच जाते हैं पीक पर। किस चीज़ के पीक पर? ये क्या है? तो ये जो एक हम्प टाइप का बना हुआ है इसे हम कहते हैं एनर्जी बैरियर। ठीक है, इससे आप क्या कहेंगे? एनर्जी बैरियर कहेंगे। तो ये एनर्जी बैरियर है। ठीक, तो रिएक्टेंट इंक्रीज कर रहे हैं अपनी एनर्जी को, और कहाँ पहुँच रहे हैं? पीक ऑफ एनर्जी बैरियर। और ध्यान रखिएगा, कोई भी जो पीक पर होता है केमिस्ट्री के नज़रिए से, वो हमेशा मैक्सिमम अनस्टेबल होता है। जिसकी एनर्जी जितनी ज़्यादा रहेगी वो उतना ही ज़्यादा क्या होगा? अनस्टेबल होगा। समझ रहे हैं बात को? ठीक, देखा हुआ हमने ओसामा बिन लादेन, बहुत एनर्जी बढ़ गई थी उसकी, अमेरिका ने एनर्जी कम कर दी। रावण की एनर्जी बढ़ गई थी, राम जी ने उसकी एनर्जी कम कर दी। ठीक है ना? कश्मीर का हम हमेशा ही देखते रहते हैं, एनर्जी बढ़ जाती है फिर उनकी एनर्जी कम करते हैं आर्मी पर्सन जा करके। तो किसी की भी एनर्जी यदि मैक्सिमम हो गई तो वो फिर कैसा हो जाता है? अनस्टेबल, और फिर नेचर उसकी एनर्जी को क्या करवा देता है? कम करवा देता है। ज़्यादा एनर्जी वालों की ज़रूरत है नहीं पृथ्वी पे, है ना? तो ऐसी रिएक्टेंट की एनर्जी इंक्रीज़ होती चली गई, और इंक्रीज़ होते होते कहाँ पहुँच गई? मैक्सिमा पर।
तो मैक्सिमा पर जो एक इंटरमीडिएट स्टेट बनेगी, ध्यान से सुनिएगा, मैक्सिमा पे जो एक इंटरमीडिएट स्टेट बनेगी जिसकी एनर्जी मैक्सिमम होगी और स्टेबिलिटी मिनिमम होगी। सुना मैंने क्या कहा? एनर्जी मैक्सिमम होगी और स्टेबिलिटी मिनिमम होगी। इसे कहा जाता है एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। ठीक, क्या कहेंगे आप इसको? एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स कहेंगे। सो व्हाट इज एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स? एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स इज इंटरमीडिएट स्टेट ऑफ रिएक्टेंट्स प्रेजेंट एट पीक ऑफ एनर्जी बैरियर हैविंग मैक्सिमम एनर्जी एंड मिनिमम स्टेबिलिटी। क्लियर? ध्यान रहेगी ये वाली बात मेरी, ये स्टेटमेंट पूरा का पूरा, इतनी बात क्लियर है। चलिए आगे देखिए। अब यहाँ से लेके यहाँ तक का मतलब जो मैक्सिमा है, उस मैक्सिमा की जो हाइट है, ये जो एनर्जी है, मतलब एनर्जी बैरियर की जो हाइट है मैक्सिमा तक की, इस पूरी की पूरी एनर्जी को क्या कहा जाता है? तो ये पूरी की पूरी एनर्जी कहलाती है ET। इसे हम ET से रिप्रेजेंट करेंगे एंड इट इज थ्रेशोल्ड एनर्जी। क्या है ये? थ्रेशोल्ड एनर्जी। व्हाट इज थ्रेशोल्ड एनर्जी? मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड बाय रिएक्टेंट मॉलिक्यूल टू फॉर्म प्रोडक्ट। क्लियर? जब वो साइमल्टेनियस कोलिजन में जाते हैं, आपस में टकराते हैं, तो टकराते समय उनमें मिनिमम कितनी एनर्जी होनी चाहिए जिससे वो किस में कन्वर्ट हो सकें? प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सकें। उसे क्या कहा जाता है? उसे थ्रेशोल्ड एनर्जी कहा जाता है। आई बात समझ में यहाँ तक? कोई दिक्कत तो नहीं इसको? तो ये हो गया थ्रेशोल्ड एनर्जी। ठीक है ना? अब देखिएगा, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात होता है, इस एनर्जी बैरियर की जो हाइट है पूरा मैक्सिमा तक, वो हो गई थ्रेशोल्ड एनर्जी, और ये है रिएक्टेंट की एनर्जी। तो यदि मैं थ्रेशोल्ड एनर्जी में से रिएक्टेंट की एनर्जी को माइनस कर दूं, मतलब इसमें से इतने पार्ट को मैं माइनस कर रहा हूं, ठीक? तो थ्रेशोल्ड एनर्जी में से मैं रिएक्टेंट की एनर्जी को यदि माइनस कर देता हूं तो कितना पार्ट बचेगा मेरे पास? ये बचेगा, इतना पार्ट केवल, ठीक? और ये कहलाता है EA। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे आप इसे? EA। एंड व्हाट इज EA? EA इज एक्टिवेशन एनर्जी। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला आपके सामने बना हुआ है। एक्टिवेशन एनर्जी इज इक्वल टू थ्रेशोल्ड एनर्जी माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट और एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। बड़ा पूछे गए क्वेश्चंस हैं ये सारे के सारे कॉम्पिटिटिव में, ध्यान रखिएगा। तो एक्टिवेशन एनर्जी है, एक्टिवेट करना पड़ेगा। माचिस की तीली मैंने निकाली आज सुबह सुबह, नहा के पढ़ा रहा हूँ मैं, ठीक? तो अगरबत्ती भी लगाई थी मैंने, है ना? तो इस प्रकार से मैंने एक माचिस की तीली निकाली, यहाँ माचिस पकड़ी, यहाँ तीली पकड़ा हुआ हूँ और ऐसे ऐसे कर रहा हूँ। बोलो जल जाएगा क्या? बिल्कुल नहीं। मुझे उस माचिस की तीली को उस पर रगड़ना पड़ेगा, ठीक? जो बाजू में एक सैंड पेपर लगा हुआ है उसके ऊपर मुझे रगड़ना पड़ेगा, तब जाकर के उस फास्फोरस में, जो रेड फास्फोरस वहाँ पर है, उसमें इग्निशन स्टार्ट होगा। ऐसे नहीं होने वाला इग्निशन स्टार्ट, ठीक? तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे एक मिनिमम एनर्जी देनी पड़ेगी, ठीक? विच मस्ट बी इक्वल टू इट्स एक्टिवेशन एनर्जी, तब जाके तो वो जलेगा। समझ रहे हैं बात को, ठीक? तो ये होती है एक्टिवेशन एनर्जी, और मैथमेटिकल इसका फॉर्म आपको याद रखना है, दैट इज थ्रेशोल्ड एनर्जी माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। क्लियर? अब यहाँ पर मैं आपको एक और ग्राफ बताता हूँ। चलिए यहाँ साइड में बता देता हूँ मैं एक और ग्राफ आपको, ध्यान से देखिएगा। ये सभी ग्राफ आपके बहुत काम के हैं। तो ये ऐसा बना हुआ था, हमारे पास एक ग्राफ था, ठीक? एक रिएक्शन चलती चली जा रही है, यहाँ पर एंथैल्पी ऑफ या एनर्जी हमने ली हुई है और यहाँ पर प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन लिया हुआ है, ठीक? इसमें भी यहाँ पर एनर्जी लिया हुआ है, यहाँ पे प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन लिया हुआ है। क्लियर? प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन लिया हुआ है। अब मैंने क्या किया, ज़रा ध्यान से देखिएगा। मैंने
बाहर से कुछ सब्सटेंस डाले, उन्हें मैंने कहा कैटलिस्ट। क्या कहा? कैटलिस्ट। अब कुछ कैटलिस्ट ने क्या किया हुआ है, उन्होंने इस एनर्जी बैरियर को ऊंचा कर दिया है, और कुछ कैटलिस्ट ने क्या किया हुआ, उन्होंने इस एनर्जी बैरियर को नीचे कर दिया है। ठीक, तो कुछ कैटलिस्ट ने एनर्जी बैरियर की हाइट को बढ़ा दिया है और कुछ ने एनर्जी बैरियर की हाइट को क्या कर दिया है, कम कर दिया है। ध्यान से सुनिएगा बात को। एनर्जी बैरियर की हाइट को कम कर दिया गया है और एक बार एनर्जी बैरियर की हाइट को इंक्रीज कर दिया गया है। ठीक, यदि एनर्जी बैरियर की हाइट इंक्रीज होगी, यहाँ देखिए, यदि एनर्जी बैरियर की हाइट इंक्रीज होगी मतलब क्या इंक्रीज होगी, एक्टिवेशन एनर्जी इंक्रीज होगी। एनर्जी बैरियर की हाइट इंक्रीज होगी मतलब क्या होगा, एक्टिवेशन एनर्जी इंक्रीज होगी। ठीक, एक एग्जांपल से इसको समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कोई रेस हो रही है और बीच बीच में कुछ हर्डल्स लगे हुए हैं, है ना, कुछ ऐसी ऊंचाई, कुछ हाइटेड आइटम लगे हुए हैं, इनके ऊपर से कूद कूद के आपको दौड़ना है। ठीक, अब आप बहुत अच्छे धावक हैं, है ना, मिल्खा सिंह भी आपसे ट्रेनिंग लेने आता है मान लीजिए, और आप दौड़ रहे हैं पूरी स्पीड से, कोई बैरियर आया, आप कूद गए उसके ऊपर से, बहुत मज़ा आया पब्लिक को, आपको भी। ठीक, फिर अगला बैरियर आया, आप कूद गए। अब लास्ट जब आप बिल्कुल जीतने ही वाले थे, आखिरी बैरियर पे से आप कूदने ही वाले थे, तभी वहाँ आपके फ़ैन बैठे हुए थे, आपके फ्रेंड्स बैठे हुए थे। ठीक, वो भी बड़ा एंजॉय कर रहे हैं आपकी रेस को, और जैसे ही आप लास्ट बैरियर के पास आए, उन्होंने फ्रेंड्स ने उठा के उस बैरियर को ऊंचा कर दिया। ठीक, क्या करा उन्होंने, उस बैरियर को ऊंचा कर दिया। अभी तक आप आके इतनी हाइट पे कूद रहे थे, उन्होंने इतना कर दिया उसको, अब आप ऐसे करके कूद गए। बोलिए आसानी से कूद पाएंगे, आपको दिक्कत होगी? निश्चित बात है, बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना। और आगे क्या होने वाला है आप सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, सिर्फ दर्शकों की तालियां सुनाई देंगी, वहाँ पे मज़ा आ जाएगा सबको। ठीक, तो आप क्या कहोगे रेस खत्म होने के बाद, क्योंकि अब आप जीत तो पाए नहीं, कूद ही नहीं पाए इतना ऊंचा, क्योंकि हम तो एडॉप्ट हो गए थे बस इतना कूदने के लिए, उन्होंने इतना कर दिया है। तो आप क्या कहोगे, यार बहुत नेगेटिव लोग हो तुम लोग, बहुत नेगेटिव लोग हो तुम लोग। ठीक, तो मुझे जीतने नहीं दे रहे थे, मुझे तुम लोग रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होने दे रहे थे। कैसे लोग हो, नेगेटिव लोग हो। क्या किया तुमने, तुमने बैरियर को ऊंचा कर दिया। बैरियर को ऊंचा कर दिया मतलब एक्टिवेशन एनर्जी को इंक्रीज कर दिया। तो जो एक्टिवेशन एनर्जी को इंक्रीज कर देते हैं वो कहलाते हैं नेगेटिव कैटलिस्ट। क्या कहलाते हैं, नेगेटिव कैटलिस्ट कहलाते हैं। तो नेगेटिव कैटलिस्ट बैरियर को ऊंचा कर देगा, रिएक्टेंट आसानी से प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, और जब आसानी से प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। क्लियर है बात। फर्स्ट पार्ट 1 देखिए उठा करके, उसका वीडियो देखिए। जब मैं आपको पढ़ा रहा था फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, तो उसमें एक पॉइंट आया था कैटलिस्ट, और कैटलिस्ट में मैंने आपको बताया था नेगेटिव कैटलिस्ट इंक्रीज एक्टिवेशन एनर्जी एंड डिक्रीज रेट ऑफ रिएक्शन। कंसेप्ट क्लियर हुआ। अब सेकंड एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, इन्होंने क्या करा हुआ है, बैरियर को छोटा कर दिया। बैरियर को छोटा कर दिया मतलब आपके फ्रेंड्स ने क्या करा, चुपके से उसको नीचे कर दिया, आप फट से कूद के उस पार चले जाओगे। जब जरा भी कूद के उस पार चले जाओगे मतलब आसानी से आप किस में कन्वर्ट हो गए, प्रोडक्ट में। ठीक, उन्होंने आपकी हेल्प करी, वो आपके लिए पॉजिटिव रहे। ठीक, तो पॉजिटिव कैटलिस्ट हैं। पॉजिटिव कैटलिस्ट क्या कर रहे हैं, पॉजिटिव कैटलिस्ट बैरियर को छोटा कर रहे हैं, मतलब एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज कर रहे हैं। ठीक, और रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर रहे हैं। तो जब एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज होती है तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होती है, और जब एक्टिवेशन एनर्जी इंक्रीज होती है तो रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज होती है। कंफ्यूज नहीं होना है। आ गई बात है समझ में। ठीक, ग्राफ समझ में आ रहे हैं किस प्रकार से मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। चलिए अगली बात यहाँ पे बताता हूँ, क्योंकि मैं आपको इसके बाद आहिर्नियस इक्वेशन बताने जा रहा हूँ, और आहिर्नियस इक्वेशन से बहुत सारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स पूछे जाते हैं जिसमें रेट कांस्टेंट या एक्टिवेशन एनर्जी की कैलकुलेशन हमें करनी रहती है।
ठीक, तो उसमें कुछ कॉम्प्लिकेटेड ग्राफ की आपको रिक्वायरमेंट पड़ सकती है, इसे नोट कर लिया है सभी लोगों ने, ठीक है ना। वीडियो पॉज करिए, नोट कर लीजिए, कितना आसान रहता है कि नहीं। कोरोना कुछ बुरा कर रहा है तो कुछ अच्छा भी कर रहा है, क्यों भाई, वीडियो के थ्रू भी हम चीज़ों को समझ सकते हैं डायरेक्ट, ठीक। अब क्या करना है, यहाँ पर मुझे एक्टिवेशन एनर्जी के अलग अलग क्लॉज देखने हैं, अलग अलग पॉइंट्स देखने हैं, ज़रा उन्हें समझने की कोशिश करिएगा, फिर से बोर्ड पे देखिएगा। ये ग्राफ मैंने बनाए हुए हैं, चलिए 2 ग्राफ बना देता हूँ, बड़े बड़े ये 2 ग्राफ बना दिए, ठीक है। कितनी बार बताएं, यहाँ एनर्जी ले रहे हैं बाबूजी, एनर्जी ले रहे हैं, और यहाँ ले रहे हैं प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, ठीक। फर्स्ट ग्राफ जो है वो ऐसा बना हुआ है, ठीक है, तिरछा हो गया, थोड़ा सा सीधा करते हैं, लो खुश, चलो। दूसरा ग्राफ ऐसा बना हुआ, ये 2 ग्राफ बने हुए हमारे सामने, ठीक है। बात हो गई 50 बार कि ये एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट है, ये एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट है, वहाँ एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट है, वो सब छोड़ो। अब जो काम की बात बता रहा हूँ वो सुनिए। इसे हम क्या कह रहे थे, इसे हम एक्टिवेशन एनर्जी कह रहे थे एक्टिवेशन एनर्जी। पर ध्यान रखिएगा, इस एक्टिवेशन एनर्जी में यदि आप यहाँ से देखेंगे, इतना पार्ट, ठीक, इस तरफ से यदि आप देखेंगे तो इसे आप क्या कहेंगे, इस वाले पार्ट को आप कहेंगे EAF। क्या लिखा हुआ है ये EAF? व्हाट इज EAF? इट इज एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, ठीक। और ये जो पार्ट है यहाँ से लेके यहाँ तक का, इसे आप कहेंगे EAB, दैट इज एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, ठीक। तो 2 बातें निकल करके आ रही हैं यहाँ पर, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। सेम फॉर दिस, ये जो पार्ट है ये EAF है, एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड, और ये है EAB, एक्टिवेशन एनर्जी फॉर बैकवर्ड। क्लियर है बात। अब यहाँ पर मैं डेल H का फार्मूला लगाऊं, डेल H इज इक्वल टू EAF माइनस EAB, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड माइनस एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड, ठीक। और यदि मैं इसे सॉल्व करता हूँ, ठीक, तो इतनी तो अकल अब हमें विकसित हो चुकी है, यहाँ से लेके ये इतना सा है और ये इतना ज़्यादा है, मतलब बैकवर्ड की एनर्जी ज़्यादा है, फॉरवर्ड की कम है, तो आपका डेल H कैसा आएगा, नेगेटिव। समझ रहे हैं बात को, ठीक। और यदि आप यहाँ पर सॉल्व करते हैं, डेल H इज इक्वल टू EAF माइनस EAB, तो अब आपका डेल H कैसा आने वाला है, पॉजिटिव आने वाला है। तो एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक के लिए यदि एक्टिवेशन एनर्जी के फॉर्म में कोई न्यूमेरिकल पूछा जाता है, ठीक, एंथैल्पी दे करके, मतलब क्लॉसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन यदि वहाँ पर लगा देते हैं आयरनियस के साथ, ठीक, तो भी हमें सॉल्व करते बनना चाहिए। कैसे न्यूमेरिकल वैरायटी आएंगे वो मैं आपको आगे बता रहा हूँ, ठीक है ना। फ़िलहाल इतनी बातें समझ में आई सभी लोगों को, ठीक। तो एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक के लिए ग्राफ सीखे हम लोगों ने। हमने यहाँ पर एक्टिवेशन एनर्जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स सीखा। फिर उसके बाद कैटलिस्ट का इफ़ेक्ट देखा, एक्टिवेशन एनर्जी के ऊपर क्या होता है। और फिर फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन के लिए किस प्रकार एक्टिवेशन एनर्जी को हम शो करते हैं और उन एक्टिवेशन एनर्जी से डेल H के क्या रिलेशन निकला करते हैं, वो हम लोगों ने डिस्कस किए हुए हैं, ठीक। तो अब हम सीखने जा रहे हैं आयरनियस इक्वेशन, ओके।